जो हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति है उसमें प्रवेश वर्ष शिक्षित हूँ। मेरा मन हमेशा से ही बीजेपी की तरफ झुका रहा। आपने केजरीवाल जी पे एफआईआर भी दर्ज कराया था। जी, उसमें बस मदद करने के पर्पज से ही हमने उनके ऊपर कंप्लेंट दी थी वहाँ पर कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो वो 5 प्रमुख अचीवमेंट्स क्या है नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के सरकार में? सबके गिनवाऊं या केवल महिलाओं के? बहुत योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी ने जो देश भर में लागू की हैं। उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज जन जन उठा रहे हैं। वो विश्वास कभी ना डगमगाए, इसलिए किसी भी नेता को कभी भी अपना मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए। बेटियों के लिए या महिलाओं के लिए क्या राजनीति सेफ है? बहुत बार महिलाओं को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। पुरुषों के बीच में जब एक नारी को रहना पड़ता है तो उसको एग्रेसिव भी होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने घर को, परिवार को छोड़ के संगठन के काम में लगते हैं। तो ये अपने आप में बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए राजनीति में आने के लिए। हमारे देश के अंदर जैसे अब पहले सेना के पास हथियार होते थे, आज ऑटोमेटिक इतने बड़े बड़े हैं कि हम खुद ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं और दूसरे देश हमारे यहाँ से खरीद रहे हैं। अभी बहुत सारी झुग्गियां उजाड़ी जा रही है, वो ऑथराइज है या अनऑथराइज है, लेकिन 7 साल से अगर लोग रह रहे थे वो वही होगा कि आकर आप जगह घेर के बैठ जाए, सरकार की जगह आप घेर के बैठ जाए, तो ये तो फिर जायज नहीं है ना, तो गलत बात है। सोशल मीडिया की क्या भूमिका है आपके जीवन में? कोई हम ऐसा काम कर देते हैं कि उनको लगता है कि हमें भी करना चाहिए, कि हम भी जिनको फॉलो करते हैं, हम देखते हैं वो क्या और कर रहे हैं, तो हम भी वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। नमस्कार, टॉप विद टंडन के आज के एपिसोड में, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। क्योंकि हर बार हम सभी मिलते हैं अलग मेहमानों से, जिनसे बहुत सारी बातें हम सभी पूछते हैं जीवन के जर्नी के बारे में और उनसे बहुत कुछ सीखते भी। आइए, आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं एक ऐसी बेटी जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से चलकर मेरठ में शिक्षा प्राप्त किया और हिंदुस्तान के देश की राजधानी में आकर हमारी बहुत सारी बेटियों के लिए प्रेरणा बनी। अलग अलग पदों पे भारतीय जनता पार्टी पे सुशोभित किया उन पदों को, साथ ही साथ मिसेज यूनिवर्स 2015 जो कि बहुत सारी महिलाओं की एक प्रेरणा भी होती है। आज के हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका नाम है रूबी यादव जी। रूबी उगाट यादव भी नहीं कह सकते, तो रूबी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कैसा? पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि आज आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। मकसद था कि कुछ बहुत सारी बातें, क्योंकि हम सभी माननीय प्रधानमंत्री से इंस्पायर होते हैं और आप भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मैंने बहुत सारी तस्वीरें भी देखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप तो एक ब्यूटी आइकन भी बनी, समाज सेवा भी लगातार करती हैं और राजनीति क्षेत्र में आप घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग जगाती है। तो अगर संक्षिप्त में कहें तो रूबी फोगाट यादव का एक जीवन परिचय हो तो वो एक राजनीतिक या फिर वो अपने फैशन इंडस्ट्री या फिर सामाजिक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपका हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद या आभार व्यक्त करती हूँ, जो आपने मुझे एक मौका या ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी कुछ मन की बातें, अपनी कुछ जीवन पर रोशनी डाल सकूँ। और यहाँ से इस पॉडकास्ट के माध्यम से जब लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी, कुछ सुनी और कुछ अनसुनी, कुछ अनजानी, जो शायद लोग नहीं जानते मेरे बारे में, तो एक अपने आप में ही एक अलग बात हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार बहुत लोग सोचते हैं कि रूबी यादव मतलब रूबी यादव राजनीतिक क्षेत्र में पहले आई या ग्लैमर वर्ल्ड में पहले आई या सामाजिक कार्यकर्ता है, तो बहुत लोग ऐसे उत्सुकता से मुझसे बहुत बार सवाल करती। तो आज आपके माध्यम से मैं ये सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ। और इसी वजह से आजकल पॉडकास्ट बड़ा चर्चे में है, क्योंकि हमें लगता है ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा जो सुनी जाने वाला, जो अगर सोशल मीडिया पे जानते हैं तो पॉडकास्ट को सुनते हैं, क्योंकि जिनसे हम सीखते हैं, जिससे इंस्पायर होते हैं, उनके बारे में जानने की जो ललक होती है वो गूगल पे तो नहीं मिलता। तो आज जब आप खुद हमारे पॉडकास्ट में हैं, तो अगर संक्षिप्त में कहें तो रूबी का क्या परिचय है? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि माँ भारती के आंचल में जब किसी का जन्म होता है तो अपने आप में वो नारी सशक्त होती है। और क्योंकि भारत की मिट्टी से बनी हूँ तो जन्म से ही मैंने अपने आप को एक बहुत ही निडर बच्ची के रूप में पाया। मेरे माता पिता ने मेरे अंदर जो एक साहस हमेशा भरा, जो भी मेरे पंख थे उनको उड़ान भरने के लिए मेरे माता पिता ने हमेशा खोल के रखा। उन्होंने ही हमेशा ये शिक्षा दी है कि हमें जो चाहे अपने जीवन में, जो हमारे सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए अपना 100% देना चाहिए। फिर बाकी प्रभु पर छोड़ दीजिए, क्योंकि किस्मत में होगा सफलता मिलेगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रयास भी ना करें।
तो प्रयास करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बचपन से प्रयास करना, बचपन से ही संघर्ष करना, बचपन से ही हार्ड वर्क करना, कर्मठता के साथ काम करते रहना, ये जो मैंने माता-पिता से संस्कारों के रूप में सीखा है, यही आज मेरे जीवन में मुझे हर एक दिशा देता है। मेरे जीवन में जो मेरी आज जिस भी इस स्थिति पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ भी आज भी हूँ, तो ऐसे लगता है कि जीवन में जब माता-पिता हमें कुछ सिखाते हैं, तो वो कभी खराब या व्यस्त बिल्कुल बेकार नहीं जाता। वो हमेशा ही हमारे काम आता है, हमेशा शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ अगर कुछ चलता है तो वो है हमारे संस्कार। बचपन कैसे बीता और आप बचपन में किससे इंस्पायर हुए? मतलब ऐसा लगा कि ये मेरा आइडल मिल चुका है, ऐसा बनना है मुझे? देखिए, बचपन अगर बचपन की बात करते हैं तो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मैंने हमेशा ही मेरे माता-पिता को संघर्ष करते हुए देखा है। मेरी माँ हम लोगों की शिक्षा के लिए शहर हम लोगों को लेकर गईं। हमारे पिता से वो हमेशा मतलब अलग रही। हफ्ते में हमारे पिता वहाँ आते थे हम लोगों को मिलने। तो एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन उन लोगों का हमने देखा है, जब हमारी स्कूल की पढ़ाई हो रही थी। उसके बाद हायर एजुकेशन में फिर हम लोग हॉस्टल्स में चले गए। उसके बाद का जो जीवन है वो आपके सामने है। लेकिन बात ये आती है कि हमने अपने जीवन में किससे इंस्पायर होकर सीखा कि हाँ। हमें कुछ ना कुछ बनना है, हाँ। कुछ ना कुछ करना है। बचपन में हमेशा मेरे पिता मुझे एक बात कहा करते थे कि जब आस पड़ोस वाले किसी की बात करते हैं कि वो यहाँ पहुँच गया, उनके बच्चे वहाँ पहुँच गए, तो बेटा हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि तुम भी जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे मुकाम हासिल करोगे कि हमारा नाम रोशन करोगे। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में हमेशा ये चर्चाएं रहती हैं। और वो ज़माना वो था कि जब लोग चाहते थे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने। तब ऐसे में हमारे पिता ने ये कहा, जो आप अपनी शिक्षा में, जो आप अपनी लाइन में जो भी चुनना चाहें जीवन में, आप सर्व सामर्थ हैं, अपने हिसाब से आप करें। लेकिन कुछ भी करें, ऐसा करें अपने मन में ये विचार रखते हुए कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि जानवरों की तरह जीवन जीना तो ये कोई जीवन ही नहीं है। अगर ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि मेरे माता पिता आध्यात्मिक रूप से भी बहुत काफ़ी जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो वो हमेशा ही ये कहा करते थे कि जब इस दुनिया में आए हो तो अपना जीवन सरल बनाने के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचो। कम से कम ऐसा कुछ करके जाओ ताकि दूसरों का जो जीवन है, समाज में जो बाकी लोग रह रहे हैं, उनके जीवन में यदि कठिनाइयाँ हैं और भगवान ने यदि आपको जीवन में कभी इस लायक बना दिया, तो उनके जीवन को सरल बनाओ, उनके जीवन की परेशानियों को दूर करो। तो इसीलिए जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, शिक्षा ग्रहण करते रहो, लेकिन इसी के साथ-साथ सामाजिक कार्य में भी लगे रहना, समाज से जुड़े रहना। तो ये जो भाव है मेरे मन में हमेशा से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीति में आने से पहले, हाँ। तो ये भाव मेरे पिता ने ही मुझ में भरा था। अच्छा। इसीलिए ही मैंने वहीं से सोच लिया था कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करके जाऊंगी कि मेरे पिता मुझ पर गर्व करें। क्योंकि अपने पिता की नज़रों में उठे रहना एक मतलब बहुत बड़ी बात होती थी एक मध्यम वर्गीय परिवार में, जहाँ उस समय पर बेटियों को मतलब ये कहा जाता था कि बेटों की शिक्षा पर ज़्यादा पैसे खर्च कीजिए, बेटियों को आप शिक्षा रहने दीजिए, इनकी शादी के लिए पैसे जोड़िए। तो मैंने बहुत ऐसे गाँव में, बहुत ऐसी जगह पर ये ऐसी इस तरह की बातें सुनी हैं। तो अपने जीवन में कहीं न कहीं ये लगता था कि हम कुछ ऐसा तो अपने जीवन में ज़रूर करेंगे कि जो हमारे माता-पिता ने हमें एक दिशा दिखाई है, उस दिशा पर चलते हुए, संघर्ष करते हुए लोगों के जीवन को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बेटी अगर अपने पिता से इंस्पायर होती है, अपने पापा मम्मी जो भी हमें अच्छी गाइडेंस देते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो हम सफलता तो पाते ही हैं। हमें लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके लाइफ में पापा मम्मी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा जिसके बाद आपको लगा कि अब शिक्षा प्राप्त कर लिया है? क्योंकि हर बेटी के लिए सबसे बड़ी बात होती है जब आपकी शादी हो जाती है। जी। आपका लाइफ पार्टनर कितना आपके साथ आपको लिबर्टी देता है कि आप अपनी दुनिया में जियो, आप अपनी पहचान बनाओ। तो जब आपकी शादी हो गई, क्योंकि शिक्षा के बाद तो अगला स्टेप होता है शादी, जी। तो जब विवाह के बाद आपने जो मिसेज यूनिवर्स की तरफ आपने रुख किया था, या जो भी आपका टर्निंग पॉइंट रहा आफ्टर मैरिज, वो कैसा रहा? इसमें मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी जो शादी है, मेरा जो विवाह है, वो एक ऐसे व्यक्ति से हुआ है कि जो मुझे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे जो सपने हैं, उन सपनों को जियो। और मैं उन सपनों को अपना सपना बनाकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, उसे जीने में तुम्हारी पूरी मदद करने के लिए हर जगह तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलता हूँ। तो ऐसे में जब जीवन साथी इतने बड़ी बात कह दें, इतना हम लोगों को साथ दें, तो जो हमारे पंख हैं, जो हमें लगता है बचपन में कहीं ना कहीं माता पिता ने खोले तो हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रही हमारे अनुकूल, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो जीवन में जो उन आँखों ने सपने देखे थे बचपन में कि हम मिस इंडिया बने या ऐसे कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएं, तो वो सपने शादी के बाद पूरे हुए। क्योंकि मिसेस यूनिवर्स का जब एक
मिसेस इंडिया क्वीन, उससे पहले 2013 में एक ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया में, दिल्ली में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए गई, फिर मिसेस यूनिवर्स वेस्ट एशिया मैंने रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर मैं मिसेस यूनिवर्स वेस्ट एशिया बनी 2015 में। तो चाहे चुनाव लड़ने की बात हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या ब्यूटी के रिलेटेड या ब्यूटी कंटेस्ट, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेशन की बात हो, हमेशा ही मेरे जीवन साथी ने, मेरे पति ने मेरा जो साथ दिया है वो अपने आप में अद्भुत है, अतुलनीय है। मतलब घर में जब आपको इतना सपोर्ट मिलता है, मेरी बहन की तरफ से जब मुझे इतना सपोर्ट मिला, मेरे पति की तरफ से इतना सपोर्ट मिला, तो परिवार जब पीछे खड़ा हो जाता है तो जो हमारे कदम है वो अपने आप चलते चलते उड़ने लगते हैं। ऐसे लगने लगता है कि हम दुनिया छू जाएंगे, आसमान छू जाएंगे। मतलब दुनिया में कोई ऐसा हमारे लिए कार्य नहीं है जो हम कर ना पाएँ, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति मन में आ जाती है जब आपको किसी का साथ मिलता है, जब आपको सपोर्ट मिलता है। तो यही कारण है कि मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा से ही आगे बढ़ती रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रेरणा स्रोत भी साथ साथ मेरे रहे हैं, और मुझे जो ऊर्जा प्राप्त होती है अपने परिवार से, जो समाज के लोगों से, क्योंकि सामाजिक कार्य करता रही हूँ तो विभिन्न स्तर में विभिन्न वर्गों से लोगों से जुड़ी रही हूँ, तो हमेशा ही लोगों ने मुझे, मेरे अंदर जो प्रोत्साहन भरा है, मुझे आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित किया है, तो मैं आज आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी करती हूँ सभी का। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हम सभी बात करते हैं तो पहले तो डर लगता है कि क्योंकि आपका जो बचपन जो बीता, पहले तो मेरठ में बीता, फिर उसके बाद अब पूरे वेस्ट एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे भारत का तिरंगा साथ में लगा। और अब क्योंकि हमारे भारत की बहुत सारी बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त किया, और जब आप क्राउन जब आपके सर पे सजा तो आपको लगा कोई सपना पूरा हो गया है, बहुत बड़ा सपना? बिल्कुल ये लगा, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाई हूँ। सब ऐसे लग रहा था बहुत सपने जैसा, कि कहीं मतलब सच है, या इसको ये वो जो सपने हम बचपन में देखा करते थे, क्या वो ताज मेरे सर पे आज है? तो ये सब चीज़ें जब साकार हुए वो सपने, तो हमेशा अद्भुत ही लगा। ऐसे ही लगा कि जैसे हम टीवी पर कोई मूवी चल रही है वो देख रहे हैं, लग नहीं रहा था कि हमारे साथ हो रहा है। वैसे आपका जीवन भी एक चलती फिरती फिल्म ही है, बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करते हैं, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे महिलाएं खासतौर से आपको देखती कि देखो इतनी खूबसूरत है और इनको ताज भी मिला है। और क्या पड़ी थी आपको कि राजनीति में भी आ गए, लगातार मेहनत करते हैं? मैंने देखा धूप की, गर्मी की कोई परवाह नहीं करते आप, भारत के अलग अलग कोनों में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और मैंने देखा कि मेहरौली क्षेत्र में या साउथ दिल्ली क्षेत्र में न कि सिर्फ यहीं आपकी पकड़, तो मैं इंडिया में अलग अलग जगह भी जाकर अलग अलग राज्यों के चुनाव में मैंने देखा है, नड्डा जी के साथ आपकी तस्वीरें देखा मैंने, योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी से झुकाव कैसा रहा और कब से इससे जुड़े आप? मैं जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ने का कारण ये था कि अगर मैं किसी ऐसे स्तर पर पहुंच जाती हूं जहां से मेरे पास वो ताकत अर्जित मैं कर पाऊं कि मैं लोगों के लिए अधिकारियों से बात करके या क्षेत्र में विकास कर पाऊं, उनके जीवन को सरल बना पाऊं, तो इसीलिए ही जब कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, तब मैंने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा। और उसमें मैंने इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं किसी पार्टी से तो थी नहीं, अच्छा, तो पार्टी के टिकट पे थी नहीं, इंडिपेंडेंट मैंने एक अच्छा बार 2014 में जी जब मोदी जी का पहला से जी, हाँ अच्छा ठीक जी। है। तब मुझे लगभग 97,000 वोट मिले। लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया, वोटों के रूप में तब्दील करके जो एक विश्वास मुझ पर जताया उन्होंने। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह से रहूँगी। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी, क्योंकि मेरा परिवार हमेशा से ही संघ की विचारधारा से जुड़ा रहा है। मैं स्वयं से जो हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति है उसमें प्रवेश वर्ष शिक्षित हूँ। तो ऐसे में मेरा मन हमेशा से ही बीजेपी की तरफ झुका रहा। तो बीजेपी में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब ये सही जगह है जहाँ पर धीरे धीरे मैं अगर आगे बढ़ती हूँ तो मैं अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ के इस विचारधारा से जोड़ सकती हूँ जो राष्ट्रहित में हम कार्य करते हैं, जनहित में हम कार्य करते हैं। अगर मैं अकेली वो कार्य करती हूँ तो अकेली कुछ नहीं कर पाऊँगी। लोगों का साथ ज़रूरी है, जनता का साथ ज़रूरी है। तो इसीलिए ही मैं कोई भी राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पर हमेशा मैं विभिन्न राज्यों में चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार पे गई हूँ। रोड शोज़ मैंने किए हैं पार्टी के लिए बहुत सारे, और बहुत राज्यों में मेरी जनसभाएं भी रही हैं। तो लोगों को जब मैं संबोधित करती हूँ मन में एक ही विचार रहता है कि इनको मैं किसी तरह अपनी पार्टी से जोड़ पाऊँ। मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, मेरी संगठन की जो विचारधारा है, उनसे जब ये लोग जुड़ जाएंगे, इंस्पायर होंगे, उनको जब ये पता लगेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर वो जन कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरह से लागू हो रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र है। बिल्कुल। जिन राज्यों में हमारी सरकार कभी नहीं है
तो वहाँ पर लोग सोचते हैं कि यदि प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हो जाएंगी, लोगों को लाभ मिल जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे वोटर्स हैं वो भ्रमित हो जाएं, अच्छा। सच्चाई को देख के हाँ, उनका मन हाँ, ना पलट जाए। तो हाँ, आने वाले समय में कभी जो अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी की सरकार है, पंजाब हाँ, में मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, यदि हाँ, हम वहां जाके प्रचार प्रसार करते हैं, उनको हाँ, बताते हैं हाँ, कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में देखिए कितना विकास हुआ है, हरियाणा में देखिए आप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां जहां हमारी सरकार रही है या जहां जहां आज भी हमारी सरकार है, तो ऐसे में जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको कितना लाभ मिलेगा। तो अगर हम ऐसे प्रचार करेंगे तो दूसरी पार्टियों में तो खलबली मचेगी ना। तो यही कारण है कि दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाती है। तो हम पार्टी के सिपाही हैं, हमेशा पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं और हम तो चाहते हैं कि देश भर में भगवा में हो जाए, सारा पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराए सब जगह। अभी तो हर तरफ कमल ही कमल हो रहा है। आपने केजरीवाल जी पे एफआईआर भी दर्ज कराया था, जी, तो वो चुनाव के दौरान की बात थी। हाँ, क्योंकि जो चीज़ें वो लागू नहीं करने वाले, उसका लोगों का अगर आप डाटा कलेक्ट करते हैं बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी जानकारी के, तो वो गलत है। क्योंकि चुनाव के दौरान जब ये उन्होंने कैंप्स लगाए थे, जगह जगह पे छोटे छोटे शिविर लगाए थे, तो उसमें उन्होंने लोगों का डाटा कलेक्ट किया था और कुछ लोग, महिलाएं बहुत सारे मेरे पास इकट्ठे होकर वो लोग आए थे और उन लोगों ने कहा कि अब हमको बहुत डर है कि हमारे बैंक से पैसे ना चले जाए, अच्छा, मिसयूज हो रहा था उनके डेटा मिसयूज़ का। ना हो जाए, तो आप इसमें हमारी मदद करिए। तो उसमें बस मदद करने के पर्पस से ही हमने उनके ऊपर कंप्लेंट दी थी वहाँ पर कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर अगर होगी तो सीधे तौर पे लोगों में एक जागरूकता फैलेगी कि हम लोगों को, हम एक आम लोग हैं, आम इंसान हैं, तो हमारा डाटा चोरी होने के डर की वजह से हमें अपनी डिटेल्स नहीं देनी है। तो हाँ, ये मैंने हमने देखा लोगों में था। फैलाया भी था कि आप अपना डाटा मत दीजिए, किसी को डिटेल्स मत दीजिए, क्योंकि अगर आपके बैंक में कोई पैसे सीधे आ रहे हैं तो वो उसमें आपके बैंक अकाउंट डिटेल ली जाएंगी, बैंक अकाउंट्स के नंबर लिए जाएंगे, आपका फ़ोन लेना, आपकी बाकी डिटेल्स लेना, तो वो सब गलत था। अभी संकल्प यात्रा चल रहा है, अभी जो 11 वर्ष पूरे हुए हैं मोदी जी के सुशासन के, तो अगर 5 में प्रमुख बिंदु बोलूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार पिछले इतने सालों से काम करते रहे, तो वो 5 प्रमुख अचीवमेंट्स क्या है नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के सरकार को? सबके गिनवाऊं या केवल महिलाओं के? मुझे तो लगता है कि पहले प्रधानमंत्री जी ने हाँ, इतना काम किया है, इतना हाँ, काम किया है 11 वर्षों की अगर हम बात करें, कि 11 वर्षों में मैं देख रही हूँ कि अगर कोई भी एक आम इंसान की तरह भी अगर मैं देखती हूँ, आप भाजपा का मुझे हटा दीजिए कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, अगर आम महिला होने के नाते मैं देखती हूँ, तो आज का जो युग है, आज का जो भारत है, वो इतना उन्नत महिलाओं को करता जा रहा है कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इतने रास्ते खोले हैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि जो लड़ाई हमारी माता के गर्भ से शुरू होती थी, सबसे पहले तो उन्होंने बेटियों को माता के गर्भ में सिक्योर कराया, अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, जिसकी आपने शुरू में ही बात की हाँ थी। जी, तो ऐसा अभियान जब देश भर में चला तो जागरूकता इतनी अधिक फैली कि जहाँ पर बेटियाँ 700 थी या 600 थी, 1000 बेटे वहाँ पर थी, अगर रेशियो इतना ज़्यादा था बेटों का, तो आज वो रेशियो बेटियों का बढ़ गया है, 1100 तक पहुँच गई हैं। तो ऐसे में बेटियाँ माता के गर्भ में सिक्योर हुई, माता के गर्भ से फिर जब वो बाहर आई तो उनकी शिक्षा, उनकी शादी, उनकी जब पढ़ाई की बात होती है, पोषण अभियान चलाया प्रधानमंत्री जी ने, उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं की जो हम देखते थे कि पहले माताएं बहनें, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो मैंने हमेशा गांव में देखा है कि जब चूल्हा जलता है तो उसमें फूंकनी से जब हवा उसमें भरते हैं तो वो जो धुआं निकल के आता है वो हमारे फेफड़ों में जाता है और उसके बाद बहुत सारी बीमारियां माताओं बहनों को जाती थी, लंग्स उनके खराब हो जाते थे या उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता था, आंखों में उनके धुआं जाने से आंखें खराब हो जाती थी। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने उनकी तकलीफ समझी है, उनकी तकलीफ महसूस की है, इसके बाद जो इस तरह की योजना चलाई है, पूरे देश भर में ड्राइव चली, उज्ज्वला योजना जब चली है, सभी माताओं बहनों को बहुत बेनिफिट हुआ है, जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी वहाँ भी, और दिल्ली में जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हमने अलग से उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहुत सिलेंडर्स दिए माताओं बहनों को, बहुत रजिस्ट्रेशंस कराए, बहुत काम किया दिल्ली भर के अंदर भी केजरीवाल जी की सरकार के समय। अब तो हमारी सरकार है, अब तो हमने आयुष्मान भारत भी योजना कर लिया दिल्ली के अंदर, शौचालय बनवाए हैं। आप देखिए WHO की रिपोर्ट के माध्यम से भी अगर आप देखते हैं तो विश्व में सर्वाधिक अगर शौचालय कहीं बने हैं तो वो भारत में बने हैं। तो ऐसी सोच प्रधानमंत्री जी की, जिसने क्राइम पे भी लगाम दिया है, क्योंकि जब एक आप देखते हैं कि खुले में जब शौच बेटियां जाती थी तो उनको या तो सूरज ढलने का वेट करना पड़ता था या सूरज उगने से पहले उनको उठकर जाना पड़ता था। तो ऐसे में अपने आप को वो जाने से पहले ये सोचती थी कि भाई जाए, बाप जाए या माताएं बहनें इकट्ठी होकर जाएं, क्योंकि डर रहता था, खेतों में जाती, खुले में जाती तो क्राइम बढ़ने का खतरा था। तो ये जो क्राइम पर भी लगाम कसी है प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, ये किसी और ने नहीं सोचा। तो ऐसी बहुत सारी योजना है, किसान निधि योजना है। आप अगर देखें कि बेटियों के लिए किसी ने ऐसी चिंता नहीं की कि उनके पास घर होना चाहिए, शादी के बाद पति के नाम होता है, हाँ। और घर में देखें तो बेटों के नाम होता है।
तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर दिए। तो अनगिनत बहुत सारी योजनाएं हैं, कोई 5 योजनाएं नहीं है, बहुत योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी ने जो देश भर में लागू की हैं। उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज जन जन उठा रहे हैं। अभी दिल्ली में भी आपकी सरकार बन गई है, रेखा गुप्ता जी बन गई हैं हमारे जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो एक बेटियों को सशक्त बनाने में एक तरफ मोदी जी ने, जैसे हमारे देश के माननीय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी, और वो भी हमारे सर्वोच्च पदों पे महिलाएं विराजमान हैं, हमारे दिल्ली में भी महिलाएं, और आप भी नारी शक्ति के रूप में हमेशा मैंने देखा आपको काम करते हुए। मेरे मन में एक टीस है, हो सकता है पता नहीं आपको, क्योंकि आप लगातार इतने जागरूक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और हमें लगता है कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा मेरे मन की कुछ भाव है। क्योंकि आप पहले आपने लोकसभा चुनाव लड़े, जी इंडिपेंडेंट लड़े, जी। उसके बाद भी 95,000 आपने वोट अचीव किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोकसभा 57,000 कितना 57,000, जो कि बहुत, अगर किसी बिना किसी पार्टी के अगर आपने इतने, तो ये आपकी फेस वैल्यू थी, ये आपके एक लोगों के बीच प्यार था। जी। उसके बाद आपने अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पे अलग अलग पद पे, जैसे आप टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में भी आप रहे, जी। कबड्डी में भी आपने उस दायित्व को निभाया, महिला मोर्चा में दिल्ली प्रदेश को भी आपने रिप्रेजेंट किया। तो ऐसा लगता है कि जितना बड़ा जिम्मेदारी आपको मिलनी चाहिए थी भाजपा की तरफ से, वो अभी तो नहीं मिली है। लेकिन ऐसा मुझे उम्मीद है मोदी जी पे और आप पे कि जिस तरीके से आप, जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको बहुत जल्द हासिल होगी, ऐसा मेरी मन की कामना है। देखिए, रेखा गुप्ता जी का आपने देखा ना, हाँ वो एक एग्जाम्पल है। हाँ ठीक है, तो हमारी जो संगठन है वो सभी की चिंता करती है। वो पहले हम लोगों को तैयार करती है, चाहे वो कोई भी कार्य करता है। जिस तरह से आप सोना है, जितना उसको तपाएंगे आपको पता है उसकी चमक बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो उसी तरह से पार्टी है। पार्टी पहले हमें तैयार करती है, हमें हर तरीके से अनुभव आना चाहिए, हमें जीवन में हर चीज़ सिखाती है, हमें किस तरह से संगठन चलाना है, हमें संघर्ष करते रहना है, हमें गिव अप नहीं करना है, कोई भी परिस्थिति हो। तो ये परीक्षा भी हो सकती है, ये एक तरीके से माने कि ये हो सकता है प्रभु परीक्षा ले रहे हो। हाँ। क्योंकि हमारे जीवन में जो हमने सीखा है वो यही है कि आप अपना 100% दीजिए, आप अपना संघर्ष जारी रखिए, आप अपना मनोबल मत गिरने दीजिए। क्योंकि आप जब राजनीति में आते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ जुड़ा होता है आपके क्षेत्र का हर एक व्यक्ति, जो आपके साथ स्नेह रखता है, सम्मान रखता है। जो जब आपके स्वाभिमान की बात आती है तो वही लोग आपके लिए खड़े रहते हैं। तो वो जो हज़ारों लोग हैं, वो जो सैकड़ों लोग हैं, वो जो लाखों लोग हैं, उनका जो स्नेह है, उनका जो विश्वास है, वो विश्वास कभी ना डगमगाए। इसलिए किसी भी नेता को कभी भी अपना मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए। ये तो सभी जितने भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे, हमारे पॉलिटिशियन भाई, तो आपको इससे बहुत सारी बातें सीखने को मिल रहा होगा। तो मुझे अभी 11-12 वर्ष हुए हैं। हाँ। लेकिन ये मैटर नहीं करता आपको कितने साल हो गए हैं, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। क्योंकि आप अपनी कितनी भी मेहनत करें, कभी कभी भाग्य का भी इसमें साथ रहता है। तो जब भाग्य उदय होता है तो आपको ज़मीन से उठाकर फलक पर बिठा दिया जाता है। और ये हमारी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी संगठन है, ऐसी पार्टी है, पूरे देश में आप देखिए, बाकी संगठन में नहीं है ये सब। एक बहुत आम से व्यक्ति को बहुत बड़े दायित्व मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि हमें तैयार किया जाता है, हम मंडल से उठ के, हम बूथ से उठ के, हम जिलों से उठ के, हम प्रदेश में, हम राष्ट्रीय स्तर पे जब काम करते हैं, तो हम इस तरीके से तैयार हो जाते हैं कि कभी भी फिर हमें जिम्मेदारी दीजिए, वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई जाएगी। अब आप देखिए, रेखा गुप्ता जी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्कुल। सभी के लिए एक प्रेरणा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देती है। ऐसा नहीं है कि किसी को मौका नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो मेरे लिए, तो कुछ भी ऐसे संभव कभी भी हो सकता है। ऐसे कभी भी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ ना कुछ है। पर ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टी का सिपाही बन के, पार्टी के कार्यकर्ता बन के, जो लक्ष्य हमारा है उसकी प्राप्ति करने के लिए आप लगे रहिए। क्योंकि लक्ष्य है लोगों के जीवन को सरल बनाना, लक्ष्य है उनको समस्याओं से निजात दिलाना, छुटकारा दिलाना। जो लोग जैसे हमारे पास, हमारे पब्लिक हियरिंग में आते हैं, तो आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के लिए प्रयास ना किया हो। वो बात अलग है, कुछ काम हो जाते हैं, कुछ के काम नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग खुशी खुशी जाते हैं, कुछ लोग थोड़े मायूस हो जाते हैं कि मैडम उन्होंने तो हमारा काम किया नहीं, आपने तो हमें भेजा भी था, आपने मदद भी की। लेकिन बहुत बार नहीं हो पाते हैं। पर यह है कि पार्टी जब चाहेगी तब जिम्मेदारी देगी। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि कई बार चौंकाने वाले फैसला लिया जाता है। जी। कभी हमने देखा कि नायाब सिंह सैनी साहब हरियाणा को कैसे संभाल रहे हैं, और इमीडिएट, क्योंकि कुछ दिन पहले मोदी जी उनके बुलेट पे चल रहे थे और खट्टर साहब के साथ, फिर पता चला तुरंत सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके बाद अभी मोहन यादव जी का वाकया जो मध्य प्रदेश में रहा, वो खुद तीसरे पंक्ति में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता हम सीएम बनने वाले हैं।
और शालीमार बाग की जो हमारी बहन है रेखा गुप्ता जी, जो अभी सीएम बनी है, बिल्कुल क्योंकि मैं इनको व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ, जी। तो इन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे एक बिल्कुल। नारी के रूप में। तो मुझे अच्छा लगा, हो सकता है भगवान ने या भाजपा ने आपके लिए कुछ बड़ा ही सोच रखा होगा, ऐसे में सभी वो कामना पार्टी करता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं के लिए सोचती है, समय आने पे सबके लिए कुछ ना कुछ दायित्व हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है पार्टी के भी उसमें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किसको क्या जिम्मेदारी कब दें। तो जब समय आएगा मिल जाएंगे जिम्मेदारी। अभी तो पार्टी के कार्यकर्ता तो सभी हैं, प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कहते हैं कि हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो हमें अपने आप को कार्यकर्ता मानते हुए पार्टी का विस्तार करना चाहिए, विचारधारा को बढ़ाते रहना चाहिए, जन जन को जोड़ना चाहिए। जितने सशक्त तरीके से आप लोगों के बीच उनकी आवाज़ों को सुनते हैं, मुद्दे को उठाते हैं, आपको कभी डर नहीं लगता कि आप घर से बाहर निकलते हैं और एक नारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, लोग जानते हैं आपको, और आपको पता है जब हमारी टीम ने आपको पॉडकास्ट में बुलाने से पहले जब पूरा हम लोग आपके प्रोफाइल को गो थ्रू कर रहे थे, तो उसमें आ रहा था कि विश्व में बहुत सुंदर राजनेताओं में से एक आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बहुत अच्छा लगा कि ऐसी राजनेता जो विश्व में सुंदरता के लिए भी जानी जाती है और काम के लिए। तो आपको कैसा लगता है और आपको डर नहीं लगता कभी? देखिए, जो भारत की मिट्टी की बनी होती है ना महिला, उसके अंदर खौफ होता ही नहीं है, और उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ तो बिल्कुल नहीं डरूँ। योगी जी के राज से। बिल्कुल, योगी जी के राज से भी, और क्योंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश की मिट्टी में हुआ है, तो वहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि हमारे अंदर खौफ नहीं होता। हम जीवन में बस चलते जाते हैं, जिस तरह से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उनको पार करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम प्रयत्नशील रहते हैं, हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग रहते हैं। तो हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही जीवन में उस मकाम को हासिल कर लेते हैं जो असंभव हो, जो लोगों को लगे कि ये कभी हो ही नहीं सकता, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, तो हम लगातार निरंतर प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं। इसीलिए ही हमारे मन में खौफ नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर अगर खौफ रहेगा, डर रहेगा, वहाँ आप फिर अपने लिए ही लड़ाई में मसरूफ़ हो जाएंगे, आप बिजी हो जाएंगे, आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। यदि आपको जनता की लड़ाई लड़नी है, यदि आपको महिलाओं की लड़ाई लड़नी है, यदि आपको लोगों की लड़ाई लड़नी है, तो आपको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करना होगा, ना कि भयभीत होकर। तो इसलिए मन में डर कभी नहीं रहा। दिल्ली में अलग-अलग तरीके के लोग हैं, खासतौर से अगर हम साउथ दिल्ली की बात करें, जी। तो वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं बनिस्बत और छोटे रूरल एरिया से। तो यहाँ के लोग क्योंकि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और अभी मैंने देखा जब आप कुछ दिन पहले आपने 360 ग्रामों के प्रधानों को बुलाकर आपने जो स्वागत किया था, वो पल ऐसा था कि वो क्योंकि किसान प्रधान हमारा भारत है, तो आपने उन सभी को सम्मानित किया, पगड़ी बांधकर स्वागत किया, और ऐसे कार्यक्रम आप हमेशा समय-समय पे करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको मोदी जी से मिलता है या खुद सोचते हैं कि नहीं, हम क्योंकि मैं ऐसे किसान से या खेत से तो गाँव से जुड़ी हूँ, तो इन लोग का भी सम्मान होना चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट जिनके कारण अनाज मिलता है हमारे घर में। देखिए, किसान की बेटी मैं आज भी हूँ। हुँ। आज भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, हमारे गाँव में, मेरे घर में, परिवार में खेती होती है। हुँ। आज भी मैं मिट्टी से जुड़ी हूँ, ज़मीन से जुड़ी हूँ, इसीलिए मैं लोगों के बीच में जुड़ी रहती हूँ, इसीलिए मैं लोगों के बीच में रहने वाली व्यक्ति हूँ। तो जब मैं ये देखती हूँ समय-समय पे हमारे जो प्रधान हों, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र का, उन गाँव का, तो उनका समय-समय पे सम्मान होना चाहिए। सम्मान एक माध्यम होता है कि हम, जैसे हमने देखा हो कि पहले समय में जब गाँव में लोग शाम का समय होता था, उठते-बैठते थे, तो उनमें एक परस्पर प्रेम रहता था, एक सकारात्मक ऊर्जा रहती थी, क्योंकि जब हम आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, हाँ। तो कहीं न कहीं सकारात्मकता का प्रभाव होता है ब्रह्मांड से। तो ऐसे में जब हम आज के जीवन में, जहाँ सब लोग टेक सेवी हैं, जहाँ सब लोगों को है कि बस अपने फ़ोन में लगे रहें, गैजेट्स में लगे रहें, तो ऐसे में जब आपको एक मौका मिलता है सबको इकट्ठा करने का, सबके साथ जलपान करने का, एक बहाना होता है सबके साथ बैठने का, उनका सम्मान करने का, तो मुझे लगता है वो मौका किसी को नहीं गंवाना चाहिए। तो ऐसे में समय-समय पर ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिसमें हम अपने बड़ों का सम्मान करें और अपनी धरोहर, हमारी जो मिट्टी है, उससे जुड़ी हुई जो हमारी परंपराएँ हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन न सिर्फ बल्कि मेरे द्वारा जन करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत जगह पर होता है, तो अच्छा लगता है सभी के साथ जुड़े रहने में। जब आप बोलते हैं तो ऐसा मुझे लगता है सुषमा स्वराज बोल रही है, तो मतलब क्योंकि वो भी बहुत अच्छा बोलती थी, तो आप एक अच्छे स्पोक पर्सन भी भाजपा के लिए, हमें लगता है कि केंद्र में अगर हमारे सरकार के कुछ साथी सुन रहे होंगे तो ज़रूर ऐसा कुछ सोचना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से मोदी जी के लिए या हमारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाते हैं। एक छोटी सी बात है कि जैसे बेटियों के लिए या महिलाओं के लिए क्या राजनीति सेफ है? ऐसे में महिलाओं की, जब हम राजनीति में सेफ होने की बात करते हैं, तो ये तो ऐसा खुद अपने आप में है कि बहुत बार महिलाओं को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि पुरुष है, अगर वो अपना काम करते हैं, कामकाज करते हुए राजनीति में रहते हैं, तो
उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कर लेते हैं। पर एक बेटी, एक महिला जब घर से जाती है तो उसको पहले अपने परिवार को देखना है। बिल्कुल। परिवार में सबका खाना पीना तैयार करके, बच्चे स्कूल गए, स्कूल से कब आएंगे, फिर उस बीच में वो संगठन में जाके काम करती है। खर्चा भी होता है। हाँ। अगर पति पे डिपेंड है तो बार बार मांगना, बार बार कहना, बहुत बार मुश्किलें होती हैं। हाँ। ऐसे में फिर जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसे जिम्मेदारी मिले कि हम अपने क्षेत्र का, अगर मैं छोटी सी इकाई से शुरुआत करूं, कि अगर बूथ लेवल से भी शुरुआत करे कोई महिला, तो उसको बूथ पर भी अपने आप को जमाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पुरुष प्रधान देश है, बिल्कुल। तो आप समझिए कि पुरुषों के बीच में जब एक नारी को रहना पड़ता है तो उसको एग्रेसिव भी होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप मेमना बन के रहेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हाँ। आपको शेरनी बन के अपने पंजे भी दिखाते रहने चाहिए समय हाँ। समय पर, हाँ। ताकि लोगों के ध्यान में रहे कि ये अबला नारी नहीं है। अगर ये राजनीति में आई है तो ये अबला नारी नहीं है, ये आपके सामने झुकेगी नहीं, कि ये झुकेगी तो ही आप इसको कोई दायित्व देंगे, हाँ। तो ही आप इसको टिकट में मदद करेंगे, तो ही आप इसके गॉडफादर बनेंगे। ऐसा नहीं है। आज मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे एक ही प्रेरणा स्रोत हैं, एक ही ऊर्जा स्रोत हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो हम सबके नेता हैं। उन्हीं से ही हम सीखते हैं, उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं के वहाँ से जो भी आदेश आते हैं उसका पालन हम करते हैं, क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं वहाँ से लागू होती हैं वो जन जन तक पहुँचाना, वो लोगों तक पहुँचाना, वो नीचे तक पहुँचाना, ये हमारा काम होता है। उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो लागू कर दी, लेकिन लाभ कैसे मिले? अगर हमारी सरकार नहीं है तब भी उस राज्य में, अगर हमारी सरकार उस राज्य में है तब भी। जब हम काम करेंगे, जब कार्यकर्ता काम करेगा, तभी तो लोगों को लाभ मिल पाएगा ना। तो वो जो चुनौतियां होती हैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर तरीके से, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। तो ऐसे में यदि फिर भी पुरुष आपसे घबरा जाए, किसी तरह से इनसिक्योर हो जाए कि अरे ये आगे आ गई तो हमारी तो राजनीतिक हत्या हो जाएगी, तो ऐसी मानसिकता अगर सोचते हैं कुछ लोग, कुछ महिलाओं के लिए, तो ये अपने आप में बहुत उनके जो तुच्छ सोच है, ये उसका प्रमाण है। तो महिलाओं को आगे बढ़ने देना चाहिए, उनके लिए नए रास्ते खोलने चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी माताएं हैं, बहनें हैं। अगर आप आज किसी के लिए रास्ते रोक रहे हैं, हो सकता है कल उनके रास्ते रुक जाएं। तो जीवन में नारियों के लिए रास्ते खोल के रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हम अपनी संगठन में अपने आप को सेफ सिक्योर महसूस करते हैं। हम जब बाहर निकलते हैं सेफ सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि चारों तरफ से हमें जो एक वातावरण मिलता है, वो ऐसा वातावरण मिलता है कि जिसके अंदर एक अपना जो ममत्व का भाव होता है। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो माताएं बहनें आसपास में, हम लोग पूरा कलीग की तरह काम करते हैं संगठन में। तो जब हमारी जो चुनौतियां हैं, हम उन पर भी डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम अपने घर को, परिवार को छोड़ के संगठन के काम में लगते हैं। तो ये अपने आप में बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए राजनीति में आने के लिए। चलो, तो बहुत सारी महिलाएं अगर हमारे इस पॉडकास्ट को सुन पा रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में आना है तो आपको दृढ़ होना पड़ेगा, कभी आपको झांसी की रानी भी बनना पड़ेगा। तो अलग अलग रूपों में आप बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर पे आते हैं जी। अभी भारत, जो कि जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। जी। मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया था, हमें लगता है धीरे धीरे हम तीसरी भी बन जाएंगे। तो ये बढ़ता हुआ भारत आपको कैसा लगता है, जो हमारा डेवलप करता हुआ भारत है? भारत जो है एक प्रगतिशील देश से बहुत जल्द आप देखेंगे कि पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो दिन पर दिन जैसे बढ़ रहा था, अब वो घटता जा रहा है। बिल्कुल। और जब वो घटेगा तो हमारा जो घाटा है वो भी घटता जा रहा है, घाटा घटता जा रहा है। हमारी जो जीडीपी है, हमारी आने वाले समय में आप देखेंगे करेंसी भी मजबूत होगी। हम अर्थव्यवस्था के उस दृष्टि से भी देखें तो भी हम मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक दूरदृष्टा वाली सोच उनकी जो है, जो वो दूरदृष्टा है, वो उनकी जो दूर तक वो सोचते हैं कि किस तरह से भारत को हम और आगे बढ़ा सकते हैं और स्पीड ट्रेन की रफ्तार से इसको और आगे ले जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम पुनः विश्वगुरु बने। हम जो दूसरे देश हैं उनका हम नेतृत्व करें, तो वो तभी संभव है जब प्रधानमंत्री जी के साथ हर एक व्यक्ति देश का दे। जो देश में अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, जैसे केरला। हाँ। तो जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक केरला के अंदर हमारी सरकार बनेगी, जब पूरे देश के अंदर हमारी सरकार बनेगी, तो आप देखिए तब तक हमारा देश विश्वगुरु की राह पर चलते चलते विश्वगुरु भी बन जाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर हमारा जो विश्वास है, वो जब प्रधानमंत्री जी पर हम और अधिक दिखाते हैं तो उनको ऊर्जा प्राप्त होती है जनता से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से। और वो जो ऊर्जा सकारात्मकता के तौर पर उनके अंदर जब काम करती है, तो वो और अधिक सोचते हैं कि और क्या भारत के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जितने कड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी है, इतनी आपने किसी और प्रधानमंत्री में नहीं देखी होगी। हमारे सामने, हमारे जीवन में बचपन से अब तक इतने प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, महिलाओं को
जो मान सम्मान है वैश्विक स्तर पे बढ़ाने की बात हो, और जो हमारे दुश्मन हैं उनको ये बताने की बात हो कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो आप हमेशा ही मतलब आप बार बार हमारे ऊपर अटैक ऐसे नहीं कर सकते। और इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जब चला, मैं उधर ही आने वाला था अभी। उसमें जो ज़बरदस्त हमारी सेना का जो सेना ने करके दिखाया है, वो अपने आप में मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। प्रधानमंत्री जी के जो डिसीजंस हैं उनको सैल्यूट करती हूँ। अमित शाह जी ने जो भी डिसीजंस लिए उस समय पर, मैं सभी का बहुत नमन करती हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो पहले नहीं हो पाई हैं। पहले उधर से एक वार होता था तो हमारे यहाँ सोचते रह जाते थे वो युद्ध होके भी चाहे विराम लग जाए, शक्ति संदेश वहाँ से, शांति का संदेश वहाँ से आ जाए कि ठीक है आप छोड़ देते हैं। लेकिन आज हमारे जो सेना है वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उनको फुल फ्री हैंड दिया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि किस तरह से आप देश की जो सेना है उस पर विश्वास जताते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उन पर विश्वास जताया, इसीलिए उनको उनके डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरीके से उनको फ्री हैंड दे दिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बहुत सारे भारत में छुपे हुए भी कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ की जानकारी दुश्मन देश तक पहुँचा रहे थे, उन लोगों के साथ भी सख्त कार्रवाई हुई। और अभी मैंने एक चीज़ और देखा कि कश्मीर के चिनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाया, जो कि एक ऐतिहासिक था कि कन्याकुमारी से लेकर हमारा जम्मू कश्मीर तक ट्रेन के द्वारा आप सफ़र किया जा सकता है। तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का ये जो डेवलपमेंट है, जब से वहाँ धारा 370 हटा है, जहाँ लाल चौक पे कभी तिरंगा फहराना मुश्किल था, वहाँ तिरंगा लहराया जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जाता है। वहाँ के लोग भी अब खुलकर जीना चाहते हैं, लेकिन ये पहलगाम जैसी घटनाएं हो जाती है तो फिर जो टूरिज्म है वो थोड़ा रुक सा जाता है। लेकिन अभी जो चिनार नदी है इसके ऊपर जो अभी ब्रिज बना है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो बलिदान हो गए थे कश्मीर के लिए। तो जब लाल चौक पर तिरंगा जो लहराया गया वो उनका सपना था। अच्छा। उन्होंने ये सपना देखा था कि कश्मीर से 370 हटना चाहिए, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान इस देश में होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो ऐसे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। और जब ट्रेन चलती है तो भारत के जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जितना काम इन पिछले 11 वर्षों में भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें दुरुस्त हुआ है, नई नई कंपनियां हमारे भारत में खुल रही हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक मेन कारण ये भी है कि जब भारत में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से, सड़कें अच्छी होंगी, जहां आप अपनी कंपनीज खोलना चाहें वहां आवाजाही के रास्ते होंगे, पूरी तरह से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो जो भारत में निवेश हो रहा है अन्य अन्य देशों से, तो वो भी अपने आप में अब तक सर्वाधिक है। इससे पहले अगर आप देखें जो 11 साल में जो भारत ऊंचाइयों तक पहुंचा है, इससे पहले भारत इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा। हाँ, विकास हमेशा होता रहा है। आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर और अभी तक देश के अंदर विकास हुआ है, लेकिन जितना विकास इन 11 वर्षों में हुआ वो अपने आप में अतुलनीय है, अद्भुत है। तो प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है, जो विचार है, उसको तो मैं नमन करती हूँ। साथ साथ में नितिन गडकरी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है देश के अंदर। आप देखेंगे कि जो टनल्स उन्होंने बनाई हैं, जो ऐसी ऐसी रोड्स आपस में ऐसी ऐसी जगहों को जोड़ा है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे, चाहे हमारे धाम हो, चाहे हमारे राज्य हो। यहाँ तक कि मैं तो मेरठ की बेटी हूँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अपने घर मायके जाना 2 घंटे तो मैं दिल्ली के ट्रैफिक में घूम लेती हूँ। बिल्कुल, इतना ज़्यादा ट्रैफिक बहुत बार यहाँ होता है। तो ऐसे में जो एक्सप्रेस वेज बनाए हैं, जो जैसे मुंबई आपका देखेंगे, मुंबई वाला देखते हैं, बिल्कुल। तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है हमारे देश में, वो पहले नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने हर एक फील्ड में, हर एक मंत्रालय में उनके काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आप देखिए जितनी योजनाएं लागू अब तक हुई हैं, जितने काम अब तक हुए हैं, पहले किसी सरकार में नहीं हुए हैं। तो हम तो गौरवशाली हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम भाजपा के सिपाही हैं, भाजपा के वो हिस्सा हैं कि जो जन जन तक इन बातों को लेकर जाते हैं, जो लोगों को इन बातों से अवगत कराते हैं कि पिछले 11 वर्षों का पहले का भारत देखिए और आज का भारत देखिए। आप खुद ही तय कर लीजिए कि देश के अंदर कितना हुआ है, देश कितना सशक्त हुआ है, देश कितना मजबूत हुआ है। आर्थिक तौर पर भी आप देखें देश को, और हमारे देश के अंदर जैसे अब पहले सेना के पास हथियार होते थे, आज ऑटोमेटिक इतने बड़े बड़े हैं कि हम खुद ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं और दूसरे देश हमारे यहाँ से खरीद रहे हैं। अपडेट हो गया। बिल्कुल, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये देहरादून एक्सप्रेस जो 2 घंटे में देहरादून पहुंचाने का जो गडकरी जी ने वादा किया था, क्योंकि दिल्ली का एक लाइफलाइन अक्षरधाम से शुरू होगा और 2 घंटे में देहरादून, तो ये कब शुरू होने वाला है? ये सभी चीज़ों पे काम चल रहा है। आप देखेंगे बहुत जल्द ये भी स्टार्ट होने वाला है, ये भी अब हो जाएगा सब चीज़ें। अभी दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, अब तो मेयर भी आपके हो गए, मतलब MCD हो या दिल्ली में जो दिल्ली सरकार हो वो भी रेखा गुप्ता जी हो गए और केंद्र में मोदी जी हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ की योजनाओं का लाभ अब
दिल्ली वासियों को अच्छे से मिलेगा। दिल्ली वासियों को सभी योजना का लाभ मिलेगा। पहले भी जितना हम कार्यकर्ता कर पाते थे जन जन तक पहुंचकर उनको योजनाओं का लाभ दिलाने का काम, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो उस समय पे बात हो या आज भी, क्योंकि आज हमारी सरकार है और रेखा गुप्ता जी ने बहुत सारी योजनाएं लागू कर दी हैं। आप देखिए पहले बसों का जर्जर हो रही थी, बस रुकी हुई थी, लोगों को बस ही नहीं मिल रही थी। हाँ। तो देवी बसें चालू दिल्ली के अंदर कराना स्टार्ट कराया उन्होंने। बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिल्ली के अंदर मिल रहा है। आप देखिए कि लोगों का जो जीवन है इतना सरल होने जा रहा है दिल्ली के अंदर कि जिन परेशानियों का सामना हम करते थे, आप देखिए रोड इतनी कंजस्टेड थी, आवाजाही का साधन भी मुहैया नहीं होता था और रास्ते भी नहीं होते थे। तो अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर ऐसी दशा दिल्ली की बदलने जा रही है कि आप खुद कहेंगे कि अब लगता है ये भारत की राजधानी है, अब दिल्ली सच में रहने लायक है, अब दिल्ली बहुत सुंदर है। तो रेखा गुप्ता जी के राज में दिल्ली में बहुत परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक और बात है कि जैसे दिल्ली सजाने की बात होती है तो बहुत सारी झुग्गियाँ उजाड़ा भी जा रहा है। हम सभी जब चुनाव में जाते हैं तो झुग्गियों में प्रवास करते हैं। मैंने भाजपा के बहुत सारे साथियों को देखा है कि झुग्गियों में प्रवास, शायद आप भी गए होंगे। मैंने बहुत सारे साथियों को देखा है जो झुग्गियों में प्रवास करते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी कोई दिल्ली में चुनाव है नहीं, ना केंद्र का चुनाव है, ना अभी एमएलए का चुनाव है, ना काउंसलर का चुनाव है, तो अभी बहुत सारी झुग्गियाँ उजाड़ी जा रही है। वो ऑथराइज है या अनऑथराइज है, लेकिन 7 साल से अगर लोग रह रहे थे तो उन अधिकारियों पे भी गाज गिरनी चाहिए जिसके राज्य में ये 7 साल तक लोगों ने सपना देखा। और ये जो बहुत गरीब लोग होते हैं जो 30 गज का, 40 गज का, 50 गज का मकान बनाते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा जो उपलब्धि है वो वही है। लेकिन अभी भाजपा जैसे, क्योंकि हर बार भाजपा आती है, अभी सरोजनी नगर का मार्केट हटा दिया गया, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये होना चाहिए या इसका कोई पैरामीटर होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, मकान भी बचे और सुंदर दिल्ली बन जाए? देखिए पहले क्या होता था कि अगर मैं जैसे उत्तराखंड चुनाव में गई थी तब मैंने वहाँ देखा था कि जिस समय पर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी उस समय लोग बहुत पलायन कर रहे थे क्योंकि रोज़गार के रास्ते वहाँ नहीं खुले हुए थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने दिल्ली आना बंद कर दिया। अब भाजपा की सरकार आई, रोज़गार के रास्ते खुले। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है कि रोज़गार के रास्ते खुलते हैं। जिस तरह से अन्य राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ पर लोगों ने पलायन करने बंद कर दिए, क्योंकि हम वहाँ लोगों को, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट का एक मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। जो कौशल विकास योजना उसके माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करने के पश्चात उनको हम लोन भी मुहैया कराते हैं ताकि वो अपना खुद का रोज़गार तैयार कर सके और न सिर्फ अपने लिए बल्कि छोटे छोटे उद्यम लगाएं बल्कि बाकी लोगों को भी रोज़गार दे सके। तो ऐसे में हर एक राज्य में जब ये हो जाएगा तो आपको बाहर दिल्ली जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिल्ली के अंदर जो नए लोग रोज़ ट्रेन भर के आ रहे हैं, कहीं पर भी जगह घेर के अपना टेंट लगाते हैं, पहले बैठ जाते हैं, हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा करते हैं। तो जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर भी बिल्कुल सख्ताई से उन पर भी कार्रवाई होगी। और जो लोग आप देखिए, जैसे जिस गांव से मैं आती हूँ रजौकरी, वहाँ पर बीएसएस कैंप एक कैंप है, लेकिन वो गांव का हिस्सा रहा है हमेशा। अच्छा। वो कहने के लिए झुग्गी का एरिया है, उसको कहा जाता है कि सेवा बस्ती तोड़ा जा रहा है, लेकिन वो टूटेगी नहीं क्योंकि वो तो सन 80 से भी पहले से वहाँ लोग बसे हुए हैं, वो गांव का ही हिस्सा जुड़े हुए। तो जहाँ लोग पहले से बसे हुए हैं उनको नाम दिया है झुग्गियाँ, लेकिन वो झुग्गियाँ है नहीं, वो पक्के मकान हैं। तो ऐसे में अगर झुग्गियाँ टूट रही हैं तो वो टूट रही हैं जो बिल्कुल आप कहीं पर भी जगह घेर के बैठ जाते हैं। तो जो रेखा गुप्ता जी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी के जो डिसीजंस हैं वो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही हैं। प्रधानमंत्री जी से ही हम लोग प्रेरणा लेके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं सभी लोग। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर अगर कार्रवाई आप देख रहे हो रही है तो वो किसी के ऊपर भी नाजायज़ कार्रवाई कभी नहीं होगी। वो वही होगा कि आकर आप जगह घेर के बैठ जाए, सरकार की जगह आप घेर के बैठ जाए, तो ये तो फिर जायज़ नहीं है ना, तो गलत बात है। तो इसी तरीके से कार्रवाई हो रही है। चल, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो अनऑथराइज जो जगह घेर लेते हैं, धीरे धीरे आप मकान बना लेते हैं, जो कि गलत है। हाँ, थोड़े अधिकारियों को थोड़ा इसमें नकेल कसना पड़ेगा जिससे आदमी मकान ना बनाए, या उसको एक कई आवास योजना है कि उसको बहुत सारे मकान मिल सकते हैं, पीएम तो देते ही रहते हैं। मोदी जी से मुलाकात कैसे हुई और क्या रहा वो लम्हा जब मोदी जी से या नड्डा जी से आपकी मुलाकात हुई? नड्डा जी पार्टी अध्यक्ष हैं, उनसे संगठन के कार्यों के विषय पे मिलना होता रहता है। प्रधानमंत्री जी क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग जब प्रधानमंत्री जी को देखते हैं तो हम रैली में देखते हैं, हम बड़े कार्यक्रम में देखते हैं, जब उनका संबोधन हो तो उनको सुनने, हम लोग कार्यकर्ता हैं तो हम सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से समय समय पर ये एक मंत्र हम लोगों को मिलता है कि राष्ट्र हित में कार्य करते रहना चाहिए, जनहित में कार्य करते रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से जब मैं सबसे पहली बार उनको मिली थी तो वो मई का महीना था। अच्छा। 2015 की बात थी।
मैं मिसेस यूनिवर्स कंटेस्ट के लिए जाने वाली थी। अच्छा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी सब लोग उनसे मिल रहे थे, तो मेरा भी लिस्ट में नाम था। अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी के साथ पूरी टीम गई थी, तो हम सब लोग गए थे उनसे मिलने। एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करना था। अच्छा। तो तब मैं प्रधानमंत्री जी से पहली बार मिली थी। लगभग 10 वर्ष हो गए हैं प्रधानमंत्री जी से जब मैं हाँ। सबसे पहली बार मिली, तो बहुत करीब से उनको देखा। तो अच्छा। बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी को हम देख पा रहे हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जो हमारे नेता हैं, जिनके दिखाए मार्ग पर हम चलते हैं। हाँ। तो वो जो लम्हा होता है, वो लम्हा अपने आप में अतुलनीय होता है। उससे मतलब बढ़कर ऐसे लग रहा था कि जीवन में बाकी उपलब्धियां सब एक तरफ है, लेकिन आज जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने मुझे, आज भी याद है कि उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी जब मैंने बताया कि मैं कंटेस्ट के लिए जा रही हूँ। हाँ। तब उन्होंने, क्योंकि भाजपा की कार्यकर्ता भी हूँ, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बहुत शुभकामनाएं और जीत कर ही आना। तो उन्होंने जब ये लाइन बोली थी तो अपने आप में ऐसे लगा कि जैसे एक पिता घर में जो बड़ा होता है, हाँ। तो वो जिस तरह से एक परिवार का मुखिया होता है, वो अपने बच्चों को बोलता है कि आपको ऐसे करना है, ये करके ही आना। तो ऐसे उन्होंने समझाया, ऐसे उन्होंने कहा, तो वो मेरे लिए एक बहुत यादगार पल था। देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे यादें जो होता है जीवन में हमेशा याद रहता है, वो भी ऐसे प्रधानमंत्री से मिलना और वो आपको आशीर्वाद दे कि आप जीत कर आना, तो एक अच्छा आप भी, क्योंकि लेकिन एक कड़वी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में सरकार बनने वाली थी, चुनाव का दौर चल रहा था, तो सभी को बोला बहनों को 2500 रुपये मिलेंगे, 2500 मिलेंगे या 2000 मिलेंगे। वो अभी तक पहली कैबिनेट में जैसा बोला गया था, तो हमें लगता है इसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो धीरे धीरे क्योंकि विरोधी कहीं ना कहीं पॉइंट ढूंढते हैं, क्योंकि दिल्ली सुधर रहा है, संभल रहा है और सज भी रहा है। मैंने देखा कि पानी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, उन लोग विरोधी क्योंकि कोई मौका नहीं कर पा रहे हाँ, बिल्कुल हैं कि हाँ, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार हाँ, इतने जल्दी निर्णय लेके हाँ, दिल्ली के अंदर विकास की जो गति है, हाँ, जो ठप पड़ी थी, रुकी हुई थी, हाँ, उसने तीव्रता के साथ काम शुरू कर दिया। ग्राउंड लेवल पे काम तो कर रहे हैं। रेखा जी बिल्कुल एक्टिव है, नहीं हो रही है। हाँ, रेखा गुप्ता जी सुबह निकल जाती बिल्कुल है, एक्टिव है, सुबह से रात तक हाँ, आप देखेंगे जनता के बीच बिल्कुल में मैंने रहते हैं, देखा जनता है, दरबार लगते हैं, सभी हाँ, की समस्या सुनी जाती है। हाँ, तो दिल्ली के अंदर जो हमने वादे किए, वो हाँ, सभी वादे एक एक करके पूरे हो रहे हैं। हाँ, केजरीवाल जी ने तो जो दिल्ली का राजकोष है खाली दिया था, माइनस में दिया है। हाँ, बिल्कुल। तो आप देखिए कि धीरे धीरे हम उसको भी ठीक कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, बाकी जनता का पैसा जनता के ऊपर लगेगा, ये पूरी तरह से तय है। तो ये उनकी 2500 सरकार वाली की तरह नहीं है कि हम एड पर पैसा खर्च करें। हाँ, उनका अगर कोई भी काम, कोई भी चीज लागू करनी होती थी, अगर 1 रुपए की चीज थी तो उस पर 10 रुपया या 100 रुपया तो उनका एड का होता था। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप करोड़ों में लगा लीजिए कि कितना करोड़ों रुपया उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। तो ऐसे में केजरीवाल जी को ये बातें, उनकी जो टीम है पूरी, जो उनके पुराने, बिल्कुल, तो जो उनकी टीम, उनको ये चीजें ना हजम नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आते ही कैसे इतने निर्णय लेके इतनी जल्दी से काम करना स्टार्ट कर दिया। और उनके सारे जितने भी हमारे विधायक हैं, उन्होंने सड़कें, आप देखिए, आप जाके, आप जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहें, आप जाके देखिए, काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, सिविल लाइंस का काम हो रहा है, और जो भी वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सभी ठीक तरीके से दुरुस्त की जा रही हैं। तो दिल्ली के अंदर अब बहुत काम हो रहा है, क्योंकि 27 वर्षों के वनवास के बाद जब हम लोग दिल्ली में आए हैं, तो हम लोगों के अंदर तो जिसे कहते हैं खून उबाल मारता है, हम लोगों के अंदर तो कार्य करने के लिए हमारा खून उबाल मार रहा था कि हम लोगों को करना ही है, हम दिल्ली को ठीक करेंगे, क्योंकि हम परेशान हो गए थे। इनके खिलाफ प्रदर्शन करते करते इतने वर्षों तक हम लोग इतने परेशान हो चुके थे कि हम चाहते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार बने और हमारा हर एक कार्यकर्ता, चाहे निगम के अंदर है हम लोग, चाहे हम दिल्ली में विधानसभा के अंदर बैठे हैं, लोकसभा में, तीनों जगह हम बैठे हैं, तो हम अब अच्छे से दिल्ली को, एक सही मायनों में कहा जाए तो दिल्ली राजधानी है देश की, तो राजधानी को दुरुस्त किया जा रहा है, सही तरीक़ों से चमकाया जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि जब केजरीवाल जी ने तो कहा था लंदन बना देंगे, पर हम बना देंगे। हाँ, मैंने देखा कि बहुत सारे सड़कें जहाँ पानी पहले भर जाता था, अब पहले ही उसका इंतजाम किया जा रहा है, निकासी की व्यवस्था की जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ की भौगोलिक थोड़ा अलग है दिल्ली का, और बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। अभी मैंने पर्यावरण पे भी काम करते देखा, यमुना सफाई पे भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से जागरूक है। तो हमें उम्मीद तो है कि एक अच्छी दिल्ली हम सभी को मिलेगी। एक और सवाल है, अभी क्योंकि जब हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, बड़ी त्रासदी हुई है हमारे भारत में, जो जहाँ 241 लोग हवाई जहाज़ दुर्घटना में मारे जाते हैं अहमदाबाद में। अभी मोदी जी वहाँ पहुँच जाते हैं, सभी पूरी टीम लगी हुई है। ये अपने आप में हमें लगता है कि भारत का या विश्व का एक बहुत बड़ी विमान दुर्घटना में से एक है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पिछले कुछ दिनों पहले ये दुर्घटना हुई है, ये अपने आप में बहुत दुखद है।
हमने हमारी पार्टी के एक नेता के साथ साथ अपने देश के, न सिर्फ हमारे देश के, विदेशों के भी लोग, हमारे देश में जो NRIs हैं, जो बाहर रहते हैं, वो लोगों को खोया है और पूरे पूरे परिवार उजड़ गए हैं। कुछ बच्चे तो हमने ऐसे देखे थे कि जो अपना पूरा परिवार उनका लंदन जा रहा था। तो ऐसे में ये अब तक की बहुत बड़ी एक ऐसी दुर्घटना हुई है कि जिसमें हमारे देश ने बहुत कुछ खोया है। तो इससे आंखें नम तो हो ही जाती हैं जब इस बात का जिक्र आता है, लेकिन ये है कि जिसकी जब जैसे लिखी है वो तो होना ही है जीवन में, पर मतलब शब्द नहीं है कि किस तरीके से ये दुख हम तकलीफ़ बयां करें। ये तो वही समझ सकते हैं, जिस तन लागे वही तन जाने और न जाने पीड़ पर आई। तो जिनके हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ हुई होगी उनको जब ये एक तरीके से ब्लास्ट हुआ, जब ये क्रैश हुआ है तो ब्लास्ट की तरह हुआ था, क्योंकि फ्यूल इतना ज़्यादा था उसमें, बिल्कुल पूरा भरा हुआ प्लेन जब जस्ट वो टेक ऑफ उसने किया और उसके बाद ही एकदम से ये सब हुआ, टकराया, सब कुछ हुआ, वो गिरा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना है। बहुत ज़्यादा लोग देश में हमारे मरे हैं इसमें। और देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भी गुजरात के, पूर्व मुख्यमंत्री भी, और इसी के साथ साथ जो कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज वहाँ पर था, वो बच्चे वहाँ पर जो छात्र थे, डॉक्टर्स जो भारत का भविष्य थे, तो वो भी वहाँ बहुत सारे बच्चों की जान गई है। तो ऐसे में देखते हैं तो अपने आप में बहुत दुख होता है। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए, हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पर गए, लेकिन जो परिवार उजड़ गए हैं उनको तो हम सद्भावना ही दे सकते हैं कि प्रभु उनको इस तकलीफ़ से बाहर निकलने की, उभरने की शक्ति प्रदान करे, और जो आत्माएं, पुण्य आत्माएं यहाँ से चली गई हैं उनको अपनी गोद में प्रभु स्थान प्रदान करे। हम बस इतना ही उन लोगों के लिए कह सकते हैं। और हमारी टीम की तरफ से भी, जैसे रूबी यादव जी ने कहा, उन सभी परिवारों के साथ गहरी संवेदना, क्योंकि नियति तो भगवान पहले ही वही जो राम रच राखा, ऐसा ही कुछ कहा जाता है। और एक व्यक्ति बच गया, देखो सारी दुर्घटनाओं में केवल एक व्यक्ति, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे कुदरत का, भगवान का, ईश्वर का, जो बच गया इंसान। देखिए, आपसे बहुत सारी बातें हमने किया आज के पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारा मकसद भी था कि वो रूबी यादव जो जनता के सामने लगातार निडर होकर एक शेरनी की तरह लड़ती है, उसके लिए हक की आवाज़ लड़ती है, वो शुरुआत उन्होंने जर्नी कैसे स्टार्ट किया, संघर्ष किया, लोगों से प्रेरणा मिली, परिवार का साथ मिला, और लोग हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। एक अच्छे विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ, क्योंकि मैं धीरे धीरे खत्म अपने पॉडकास्ट के लास्ट की तरफ बढ़ने वाला हूँ, तो अभी 11 वर्ष हुए हैं मोदी जी के इस सुशासन के, तो आप इन्हें 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 10 ही दूंगी ना, कमाल करते हैं। पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कार्यकाल के अंदर इसे मोदी युग कहा जा रहा है। मोदी युग इसलिए कहा जा रहा है कि महिलाओं के उत्थान का जब हम देखते हैं, जो पहले पुराने टाइम पर महिलाओं का उत्थान हुआ करता उतना ही है। आप देखिए, साक्षर हो रही हैं बेटियां सिक्योर हैं, आज हम फाइटर जेट प्लेन्स चला रही हैं, कॉम्बैट रोल्स में आगे आ रही हैं। तो नारी शक्ति को तो सशक्त किया ही है। आप देखिए कि अब तक किसी ने किया 33%, बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किया। हाँ, तो इतने कड़े फैसले जब उन्होंने लिए हैं, भारत की जो दिशा है वो बिल्कुल आप देखिए कि दशा सुधर गई है। इस तरीके से देश को दिशा दी गई है। तो 100 में से 100 दूंगी, 10 में से 10 नहीं। चलिए, अब आप पे आते हैं। सोशल मीडिया की क्या भूमिका है आपके जीवन में? सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि न सिर्फ मेरे जीवन में बल्कि आज सभी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अगर हम 10 लोगों तक आम तौर पर मिलकर बात कर सकते थे, पहुंचा सकते थे, वो लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि जब हमारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं दिन भर, हम कैसे काम करते हैं, और जो हमारे साथी हैं, जो हमारे आप कहें कि जो हमें फॉलो करते हैं लोग, वो भी जानना चाहते हैं। तो ऐसे में हम कभी किसी के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं। कोई हम ऐसा काम कर देते हैं कि उनको लगता है कि हमें भी करना चाहिए, तो हम एक दूसरे से प्रेरणा भी लेते हैं, क्योंकि हम भी जिनको फॉलो करते हैं, हम देखते हैं वो क्या और कर रहे हैं, तो हम भी वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आज के जीवन में मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमारे चरित्र का निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल, चरित्र का निर्माण सही मायनों में है, तभी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। और राष्ट्र का निर्माण करने में जब हम अपना इस महायज्ञ में आहुति देते हैं, अपना अहम योगदान निभाते हैं, तो फिर हमारा देश जो है वो दूसरे देशों को एक तरीके से आप कहें कि उनको एक दिशा देता है, उनको एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि भारत, हम उस मिट्टी से हैं जो विश्व गुरु है। बिल्कुल, हम सकारात्मक बात करते हैं अगर सोशल मीडिया का, तो ये तो ठीक है। अभी नकारात्मक, क्योंकि अभी बहुत सारे खबरें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने
पतियों को ड्रम में काट के भर रहे हैं, किसी को अभी जी। देखा कोई अभी कहीं हनीमून के लिए गए थे तो उन्होंने उसकी हत्या करा दिया, राजा ऐसे। जी, जी, जी। तो ऐसे जो बेटियां हैं, क्योंकि हमें लगता है या तो परिवार ने उसका ध्यान नहीं रखा, या तो उसे अच्छी तरीके से परिवार उसका ब्रेन वॉश हो गया है, तो उन्होंने अपने पापा मम्मी या अपने समाज की प्रतिष्ठा का ध्यान में न रख के एक गलत डिसीजन ले लिया। तो उन बेटियों को जो अभी युवा हैं या जिनके अभी शादी होने वाली है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको क्या जोड़ने के लिए कुछ ऐसा कार्यशाला भाजपा की तरफ से होना नहीं चाहिए, जो बेटियों को देखिए, एक अच्छे ये संस्कार बात सिर्फ भाजपा की तरफ से नहीं है, पूरे देश की बात है। सभी के लिए हो। इसमें मैं 2 अलग-अलग चीज़ें आपसे बात हाँ। करूँगी। पहला विषय ये कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, पहले जो समय था, प्राचीन काल जो था, उसमें रामायण और ये जो गीता है, सिर्फ हमारे ग्रंथ नहीं थे। बिल्कुल। सिर्फ हम इनको पूछते नहीं थे, हम इन्हें पढ़ते थे। ये हमारी शिक्षा का एक हिस्सा हुआ करते थे, जिसके माध्यम से हमें पता चलता था कि हम अपने चरित्र का निर्माण कैसे करें। बिल्कुल। आधे संस्कार तो हमें हमारी शिक्षा से ही मिल जाते थे, बाकी के हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमें देते थे। लेकिन आज का जो समय है, क्योंकि हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं है, तो हमें इतना पता नहीं। पेरेंट्स जो हैं, अब आज के जो बच्चे उनको छोड़िए, आने वाला जो भविष्य है वो और ज़्यादा खतरे में है बच्चों का, बिल्कुल। क्योंकि गैजेट्स में लगे रहते हैं। उनको हाँ। पता ही नहीं है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जुड़े कैसे रहना है, क्या हमारा इतिहास है, क्या हम किन चरित्र से हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो जब बच्चों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी, तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो समाज में अभी धीरे धीरे बेटियों के अंदर जो ये एक अलग रहने की जो बात चली आ रही है, हाँ। कि बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस, मेरे पास आते हैं लोग मिलने के लिए, वो बताते हैं कि हमारी जो बहू है वो कहती है सेपरेट कि होना चाहिए। मुझे सास ससुर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पति चाहिए। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना, नहीं, क्योंकि नहीं। जिसने अपने बच्चे को बचपन से पाला है, ये तो कुदरत का, आप देखिए कि भगवान की तरफ से, प्रकृति का नियम है कि हम अपने बच्चे को पालते पोसते हैं, फिर बुढ़ापे में वो हमारा रख रखाव करते हैं। बिल्कुल। ये हम देखते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन ऐसे में अगर बेटी किसी के घर में जाती है और वो इस तरह की बात करती है, तो माता पिता को उसको बढ़ावा ना देते हुए अपनी बेटे को समझाना चाहिए कि कल को अगर हमारे घर के अंदर हमारे बेटे की बहू आए, तुम्हारी भाभी आए, तो वो हमारे साथ ऐसा करे क्या हो। बिल्कुल। तो ऐसे में जो बेटियां हैं वो फेक केसेस लगा देती हैं। हाँ। वो बहुत जिसे कहते हैं ना, उनको अलग रहना पसंद होता है। थोड़ा टाइम तो शादी में रहती हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अब मुझे बंधन लग रहा है। तो ऐसे में माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर उनके लाइफ में नहीं करना चाहिए, उनकी बात को तुल ना देते हुए घर को बसाने की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बेटियां जो हैं, ऐसा नहीं है कि सब बेटियां ऐसी हैं, बहुत बच्चियां समझदार हैं, लेकिन कुछ बच्चियां समझदारी से काम नहीं लेती हैं। तो देश के अंदर भी पुरुषों के लिए कठोर कानून, उनके लिए भी फायदे के लिए, उनके फेवर में होने चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर पुरुषों के लिए कानून क्या है, आप बताइए। बिल्कुल। अभी हमने पीछे देखा था कि एक केस हुआ था जिसमें एक लड़के ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर फांसी लगा ली, अपना सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। तो ऐसे में महिलाओं के ऊपर भी लगाम कसी जानी चाहिए कि अगर उसमें थोड़ी भी सत्यापन अगर कर रहे हैं, असत्यता मिलती है, तो जज को चाहिए कि उन लड़कियों को भी सजा दे, उनको भी सजा दे, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाए। क्योंकि एक तो वो घर तोड़ रही हैं, बिल्कुल। एक तो शादी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। हाँ। तो ऐसे में जो लड़कियां इस तरह के काम कर रही हैं, तो उनके ऊपर पूरी तरीके से सख्ताई से काम होना चाहिए। नहीं तो आप देखते जाइए कि कितने केसेस हमने देखे हैं, निर्दोष बेटे मर गए हैं, परिवार उजड़ गए हैं, सास ससुर जो पास नहीं रहते उनके ऊपर केसेस लग जाते हैं। हाँ। जो घर के परिवार के जेठ जेठानी हो या नंद हो, उनके ऊपर केसेस लग जाते हैं। तो ऐसे में बच्चियों को संभलना होगा, सोचना होगा, माता पिता को उनको समझाना होगा, तभी हम एक सही अपने समाज को सुधारते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने अभी बात करी है कि बेटियां मर्डर कर देती हैं आजकल, हाँ। सीमेंट के ड्रम में सीमेंट में डाल दिया, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। जो कि तो गलत ये जो तस्वीर जा रही है। नकारात्मकता जो बेटियों के अंदर भर गई है, ज़रूरी है कि अपने घरों में गीता पढ़ें, अपने घरों में रामायण पढ़ें, बजाय आप पूरा टाइम फेसबुक पे, नेटफ्लिक्स पे या किसी और चीज़ पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी, मूवीज़, इन सब से थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, आत्मचिंतन करिए। तभी आप एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बुआ, अच्छी भाभी बन सकती हैं। बिल्कुल। चलो, आपने एक बहुत सकारात्मक बात बताई कि और खासतौर से पुरुषों के साथ भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं, बेटियों के साथ भी होती है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। एक चीज़ और चल रहा है भारत में, लव जिहाद, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके
अपनी बच्चियों के साथ माता पिता को समय गुजारना चाहिए। बिल्कुल। चाहे एक पिता कितना भी थका अपने घर पर आए कामकाज से, माँ पूरा दिन काम करती हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे, अगर आप उनके साथ घर में दोस्ताना व्यवहार नहीं रखेंगे, तो वो अपने मन की बात आपको नहीं बताएंगे। आप उनको इतना फ्री कर दीजिए कि वो आपसे हर बात शेयर कर पाएँ। उनके मन के अंदर जो एक झिझक है, जो एक डर है, वो आप उनका निकाल दीजिए पूरी तरह से। इतना फ्रेंडली आप उनसे बात करें और बातों-बातों में उनको अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सभ्यता, परंपराओं के प्रति जागरूक कर दीजिए कि वो बच्चे गलतियाँ ना कर पाएँ, उन बेटियों से गलतियाँ ना हो पाएँ। तो जब ये माता-पिता इस तरह से करेंगे, तो वही सच्चे मायनों में आप देखिए कि वही तो संस्कार होते हैं, सही मायनों में। और संस्कार कोई किताब नहीं है, संस्कार कोई जड़ी-बूटी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, संस्कार है कि हम अपना जो हमने पिछली पीढ़ी से ग्रहण किया है, वो हम अगली पीढ़ी को देकर जाएँ। यही सब। तो चलिए दोस्तों, टॉक विद टंडन के आज के हमारे पॉडकास्ट में रूबी यादव, जिसे हमने बहुत सारी ऐसी अनकही बातें भी सुना और इनके जीवन के जर्नी को हमने बहुत करीब से देखा, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में इन्होंने 100 में से 100 अंक दिए। अब इनसे बात करते हैं, क्योंकि अब इनसे करूंगा रैपिड फायर। अब देखता हूँ रैपिड फायर में कैसे हमारे सवालों का जवाब देती है। तो रैपिड फायर का दौर अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, चाय या कॉफ़ी? चाय। जीवन की दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है आपकी? ग्रीन टी और फिर योगा से। केवल योगा डे में ही तस्वीरें डालते हैं या बाकी में अपने लाइफ को आप अपने आप को फिट रखने के लिए योगा करते हैं? नहीं, मैं फिट रखने के लिए भी करती हूँ। आपकी पसंदीदा किताब? गीता। अच्छा, गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता। आपके आइडल? श्री कृष्ण। बहुत अच्छी, इसलिए हमने श्री कृष्ण जी को अपने साथ रखा है। जी। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा श्री जिससे आप कृष्ण- इंस्पायर होते हैं? बिल्कुल, श्री कृष्ण जी के जितने भी बताए गए, जो भी उनके मंत्रों के द्वारा गीता के अंदर जो चीज़ें हैं, जब उनका व्याख्यान पढ़ती हूँ तो वहीं से प्रेरणा प्राप्त करती हूँ। कोई व्यक्ति? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत अच्छा। जीवन का वो लम्हा जो जीवन को बदल दिया, वो टर्निंग पॉइंट? जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ी। एक बेटी और एक बहू दोनों में, एक नारी के तौर पे, एक बेटी के तौर पे, एक बहू के तौर पे, आपको सबसे अच्छा दायित्व किसे निभाना लगता है? बहुत आसानी से उसे निभाया, मतलब बेटी का रोल ज़्यादा आसान से किया जा सकता है, एक माँ या एक धर्मपत्नी? जितना जीवन में बेटी ने अपने परिवार से संस्कारों के रूप में सीखा है, बहू बनने के बाद, माँ बनने के बाद उनको पूरी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह कर देना, पूरी तरीके से समर्पण के साथ अपने जीवन में जिम्मेदारियों को निभाना, ये सबसे उत्तम है। समाज सेवा या राजनीति? समाज सेवा। आप राजनीति को किस रूप में देखते हैं? केवल लोगों से जुड़ने का एक माध्यम या सेवा करने का? बदलाव लाने का। बहुत अच्छा। कोई ऐसा विजन जो आप चाहते हैं कि हमारे भारत में इम्प्लीमेंट हो, जो भारत में अप्लाई किया जाए, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, या कुछ ऐसा चीज़ जो भारत में लागू करवाना चाहते हैं? महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम खोलें, महिलाओं को आगे लाने के लिए रास्ते खुलें, महिलाओं के लिए और अधिक उनकी तरक्की के लिए काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर महिलाओं को किसी के सामने झुकना ना पड़े। कुछ पद पाने के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी को भी अपना गॉडफादर बनाने की मजबूरी में ना पड़ना पड़े। अगर जीवन में किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं कि एक दिन हमें किसी से मिलना है, किससे मिलना चाहेंगे? वो सुपरस्टार भी हो सकता है, राजनीति में भी हो सकता है। जी। एक व्यक्ति जिससे आप मिलना चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से पुनः मिलना चाहूँगी, कुछ चर्चा करना चाहूँगी, कुछ बात रखना चाहूँगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहूँगी। मोबाइल हमारी ज़रूरत है या मजबूरी? सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए तो मोबाइल ज़रूरत भी नहीं है और ज़रूरत भी है। सोशल मीडिया में ज़्यादा समय देते हैं या आप पढ़ने में समय अपना लगाते हैं? सोशल मीडिया में मैं उतना लिमिटेड समय देती हूँ जिसमें मुझे जानकारी प्राप्त हो सके, जिसमें मुझे क्या हो रहा है देश दुनिया में, आसपास में, वो सब मैं जानकारी ले सकूँ, उतना ही। राजनीति में पैसा ज़्यादा जरूरी है या सेवा? सेवा। अगर आप कहीं भीड़ में जाते हैं तो आपको दूर से रूबी यादव या आपको बहुत सारे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक माँ के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे और एक नेता के तौर पे, तो तीनों में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं? माँ का दायित्व भी निभाती हूँ, पति साथ पूरा देते हैं, पत्नी का दायित्व मैं निभाती हूँ, लेकिन पति के साथ देने की वजह से ही राजनीति में समाज सेविका के रूप में मैं कार्य कर पाती हूँ। और जन जन की जीवन को सरल बनाने के लिए जो भी मैं सोचती हूँ अपने जीवन में, जो भी मैं समझती हूँ, वो तभी संभव है जब परिवार का साथ हो। फिर लास्ट सवाल होगा, वैसे तो ये सोचने और इमेजिनेशन का क्वेश्चन है कि अगर आप
क्योंकि आज नहीं तो कल आप बहुत बड़े दायित्व को संभालेंगे पार्टी में। तो अगर आप उस बड़े दायित्व पर पहुंच जाते हैं, मैं उस पद का कोई नाम नहीं देना चाहता, जी। तो आप सबसे पहला बदलाव क्या करेंगे? मैं सबसे पहला बदलाव यही करूँगी कि मैं महिलाओं को और अधिक सशक्त करूँगी, उनके लिए नए रास्ते खोलूँगी, उनको आगे बढ़ने के और मौके दूँगी, ताकि उनसे जो मौके छीन लिए जाते हैं, उनको जो पीछे कहीं न कहीं धकेला जाता है, जो चीज़ वो डिज़र्व करती हैं, उससे उन्हें वंचित रखा जाता है, वो सब उनके साथ ना हो, अन्याय ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज टॉक विद टंडन के आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान रूबी यादव जी से हमने बहुत सारी बातें किया। आशा है आप हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, आप हमें डीएम कर सकते हैं। आप रूबी यादव जी से जुड़ने के लिए इनका फेसबुक पेज ज़रूर शेयर करूंगा, जिससे आप इनसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप सोशल वर्क या किसी भी दल से हों, लेकिन आज इन्होंने जो भी बात किया वो किसी पार्टी के लीडर के नाते नहीं, एक नॉर्मल इंसान के तौर पे, एक अच्छे नागरिक के तौर पे, एक अच्छी बेटी के तौर पे, एक अच्छी राजनेता के तौर पे इन्होंने अपनी बातें हमारे पॉडकास्ट में साझा किया है। आप अपनी बात हमें इनबॉक्स ज़रूर करें। और आज का ये पॉडकास्ट आप कहाँ से देख रहे हैं, और अगली बार क्योंकि हर रविवार रात 8 बजे मैं लेकर आता हूँ नया पॉडकास्ट नए मेहमान के साथ, जो कि आप देखते हैं जियो टीवी पर, और उसके बाद मैं इसे अपलोड करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संतोष टंडन ऑफिशियल पर। आपको आज का यह पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें ज़रूर इनबॉक्स करें। और अगली बार आप किसे देखना चाहते हैं और रूबी यादव जी से जुड़े कोई सवाल हो, तो आप इन्हें डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हैं। आशा है आज का यह पॉडकास्ट अच्छा लगा। एक बार हमारे तमाम टीम का भी बहुत थैंक यू, और साथ ही साथ रूबी यादव जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।